दोस्तों नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि ईरान ने कतर पर अटैक कर दिया है। अब ये इंटरेस्टिंग डायमेंशन है गल्फ वॉर का। अगर आप शुरू से मेरे वीडियोस देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको मैं एक चीज हमेशा कह रहा हूं कि इजराइल से प्लेन टेक ऑफ करे, ईरान में हमला करे और वापस इजराइल पहुंच जाए, ये संभव ही नहीं। इसका मतलब ये है कि रास्ते में या तो उसको कहीं लैंड करना पड़ेगा या उसको रिफ्यूलिंग करवानी ही पड़ेगी। अदरवाइज जितने भी हवाई जहाज हैं इस समय इजराइल के पास जो ईरान पे आक्रमण कर रहे हैं, वो एक ही बार में हथियार लेके ईरान जाएं, वहां हमला करें और वापस सुरक्षित आ जाएं बिना रिफ्यूलिंग के, ये संभव ही नहीं। तो कतर पे जो हमला किया है ईरान ने, अब लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट आएगा। वो क्यों आएगा, क्या उसमें इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस होंगे, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो आपको एक एक चीज मैंने डिटेल में विद डेटा विद साइंटिफिक एनालिसिस बताया था कि इस वॉर के अंदर कौन कौन से डायमेंशंस हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि कतर पे जो हमला हुआ है इससे युद्ध क्यों थम जाएगा, इसको भी हमें समझना होगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कतर का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का जो सबसे बड़ा बेस है वो है कतर में। अब कतर में क्यों है, इसको भी समझना जरूरी है। कतर में इसलिए है क्योंकि बाकी जितने भी देश हैं, कतर से आप इजीली सबके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, कतर के पास अपना ही कोस्ट लाइन है, मतलब वहां पे जहाज भी आ सकते हैं और वो गल्फ की खाड़ी में है। इसका मतलब यह हुआ कि लॉजिस्टिकली कतर एक सुटेबल जगह है। दूसरा, कतर में क्योंकि सबसे बड़ा बेस इसलिए बनाया गया है कि कतर के अंदर फ्यूल भी मिल जाएगा। जितने भी हथियार हैं, चाहे वो सबमरीन्स हैं, चाहे वो शिप्स हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हैं या रिफ्यूलिंग टैंकर हैं, सबको तेल चाहिए। और सबको तेल या एनर्जी चाहिए या फ्यूल चाहिए, तो आप ऐसी ही जगह बेस बनाएंगे जहां पे आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाए और लॉजिस्टिकली कन्वीनियंट हो। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल स्थिति में अमेरिका का जो मिडल ईस्ट में जो बेस है उसमें कतर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ईरान ने कतर को क्यों टारगेट बनाया, इसको समझ लेते हैं। जब भी हवाई जहाज इजराइल से उड़ता है, ईरान की तरफ आता है, या तो जाते समय वो रिफ्यूलिंग कराएगा, और अगर वो जाते समय रिफ्यूलिंग नहीं कराएगा तो उसको वापसी पे रिफ्यूलिंग करानी होगी। अब जब उसको जाते या आने के बीच में एक ना एक बार तो रिफ्यूलिंग करानी ही होगी, तो कतर से टैंकर, जो रिफ्यूलिंग टैंकर है, वो उड़ेंगे, मिड एयर में रिफ्यूलिंग होगी और ये हमला जारी रहेगा। कतर को एडवांस वार्निंग देके इजराइल ने हमला किया। अब एडवांस फायर मतलब एडवांस वार्निंग देने का क्या पर्पस था? इसका पर्पस ये था कि हम कतर पे हमला करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो आपने वहां पे अमेरिकन एसेट्स और खासकर रिफ्यूलिंग टैंकर रखे हुए हैं, आप उनको वहां से हटवाइए। क्योंकि अगर रिफ्यूलिंग टैंकर ही नहीं होंगे तो इजराइल अटैक कैसे करेगा? जब तेल पानी ही नहीं मिलेगा तो हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे? ये एक फंडामेंटल लॉजिस्टिक्स की सोच है और ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूं। जब ये कहा गया कि 200 हवाई जहाज इजराइल से उड़े, हमला करके सब सुरक्षित वापस आ गए, वो भी वीडियो आपने मेरा देखा होगा कि कितने देश इस हमले में शामिल थे। और धीरे धीरे ये बातें सामने आ रही हैं कि जर्मनी से और बाकी अमेरिकन बेसेस से रिफ्यूलिंग टैंकर उड़े, अलग अलग जगह से उन्होंने उड़ान भरी और रास्ते में रिफ्यूलिंग हुई। और ये जो 200 हवाई जहाज की बात हो रही है, ये इलॉजिकल है, क्योंकि बहुत सारे हमले तो लोकल ड्रोन से हुए गए थे। क्योंकि अगर आप एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करते हैं तो पूरी बिल्डिंग टूटती है, लेकिन यहां पे तो सिर्फ एक फ्लोर पे अटैक हुआ था। तो ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाए और सिर्फ एक खास फ्लोर के ऊपर जाके अटैक करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोई ना कोई या तो लोकल मिसाइल्स, छोटी मिसाइल्स या ड्रोन के हमले हुए होंगे जो अपार्टमेंट्स में किए गए, जहां पे इसराइल ने जो ईरान के सीनियर ऑफिसर्स थे उनकी हत्या करी। इसको भी समझना होगा। अब घूम फिर के बात यह आती है कि अब कतर में अगर रीफ्यूलिंग टैंकर नहीं है, उनको उठा के अमेरिका ने कहीं और भेज दिया, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे ईरान ने एडवांस वार्निंग दी थी कि हम अटैक करेंगे। इसका मतलब आप अपने रीफ्यूलिंग टैंकर हटा लीजिए। उनको हटाने का मतलब है कहीं दूर ले जाना। अभी ऑलरेडी करीब 1000 किलोमीटर का रास्ता है कतर से रीफ्यूलिंग का। उसके अलावा अब आप इसको और दूर ले जाएंगे तो कहां ले जाएंगे? कोई भी मिडिल ईस्ट का देश ईरान का टारगेट नहीं बनना चाहता। क्या आप दुबई ले जाएंगे, आबू धाबी ले जाएंगे? अगर मान लीजिए ईरान ने वहां आक्रमण कर दिया तो दुबई और आबू धाबी की इकोनॉमी और शहर का क्या होगा? सारा टूरिज्म खत्म हो जाएगा, सारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ये सब कंगाल हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया अपने यहां क्यों बुलाएगा? कुल मिला के स्थिति ये थी कि अब मुश्किलें ये हो रही थी कि रीफ्यूलिंग कैसे की जाए। और यही कारण है कि जब रीफ्यूलिंग की बात होती है तो बगैर उसके हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये था कि जो हमले रात को होते थे इजराइल के द्वारा, शाम को जब ये कहा गया कि हम अटैक करेंगे, आप इनको हटा लीजिए, इसका मतलब ये था कि रात को रिफ्यूलिंग नहीं होगी। एक तरफ तो रात को रिफ्यूलिंग नहीं होगी, मतलब रात को इजराइल का अटैक नहीं होगा। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल हमले जारी थे। जब मिसाइल हमले जारी थे, 12 दिन से लोग अभी भी बंकरों में बैठे हुए हैं, और जब भी वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके घर की खिड़की दरवाजे टूट गए या बिल्डिंग टूट गई, और ये एक दिन 2 दिन हो तो चलता है, 12 दिन से आपका पूरा परिवार बंकरों में है। जब आप बाहर निकलते हैं तो घर बर्बाद दिखते हैं, बच्चों का पता नहीं लग रहा, ओवरऑल क्राइसिस है। ये इजराइल में कब तक नेतन्याहू की सरकार झेल पाएगी? तो वहां पे भी पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हुआ। तो एक तरफ अब आप अटैक नहीं कर पा रहे हो, दूसरी तरफ आप अब ईरान के अटैक को रोक नहीं पा रहे हो, तो फिर ये लड़ाई शुरू क्यों करी? इसीलिए मुझे लगता है कि अब जल्दी ही आप सुनेंगे कि हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप साहब का गेम प्लान बहुत सिंपल है। जब तक वो दहाड़ सकते हैं वो दहाड़ेंगे, जब उनको लगेगा कि उनकी पूंछ में आग लग गई, वो तुरंत सरेंडर कर देते, क्योंकि उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। उनको अपनी इस बात के लिए बदनामी बर्दाश्त नहीं होती कि मैं हार गया। तो बेहतर है कि जब आप हारने लगते हैं उससे पहले आप चुपचाप समझौता कर लें और कहें कि देखिए मेरी ताकत के आगे लोग झुक गए। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल इस बात का है कि युद्ध विराम कब होगा। मुझे लगता है आज की रात क्रूशियल होगी, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, इजराइल के अंदर नुकसान हुआ और रिवर्ट में इजराइल की तरफ से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डैमेज ईरान में नहीं हुआ, तो समझ लेना ये पासा पलट रहा है और ट्रंप के पास सरेंडर, या जिसको कहते हैं सरेंडर का आज की तारीख में ट्रंप के लिए सबसे सेफ एग्जिट है सीज फायर। तो वो सीज फायर प्रपोज करेंगे और फिर यही जो कतर में उनके दोस्त बैठे हैं जो ईरान से बात कर सकेंगे या बारकियों से कर सकेंगे, क्योंकि वेस्ट से तो ईरान बात करेगा नहीं, उनको पता है कि ये अनरिलायबल लोग हैं, तो अपने ही मिडिल ईस्ट के दोस्तों से ये बात करेंगे और सीज फायर करवाएंगे। अब देखना ही है दोस्तों क्या होता है, कल सुबह क्या होती है, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिलेगी। ये था मेरा असेसमेंट। आपका क्या असेसमेंट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए रखे हैं। कल इंपॉर्टेंट दिन होगा, तब तक आप भी एनालिसिस करिए, हम भी करते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम।